हाइड्रोकार्बन्स यूनिट 18। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डाइहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। अगर हम इथेन के कन्फर्मर्स की बात करें तो इथेन के कन्फर्मर्स में हमको क्या क्या मिलता है, स्टैगर्ड इक्लिप्स, इस तरह की फॉर्म मिलने वाली है। तो बेसिकली होता कैसा स्ट्रक्चर है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि 0 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 60 डिग्री। आप यहाँ पर ये देखने वाले हो कि लीस्ट स्टेबल कौन। देखो लीस्ट स्टेबल वो होगा जिसका हायर एनर्जी होगा। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मेरे पास जो लीस्ट स्टेबल है उसका हायर एनर्जी होगा, हायर एनर्जी। ओके, अब हायर एनर्जी के लिए मैं इनके सभी के स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर ये मैं इथेन का ही स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। मैंने सबसे पहले फॉर्म बनाई ये वाली, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म। एक फॉर्म और बना देते हैं ऐसी, क्योंकि मैं इन सभी एंगल्स का बना देती हूँ। उनमें से हम देखेंगे कि सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सी है, तो उसका एंगल चेकआउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट मेरी ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें लीस्ट स्टेबल बताना है। मान लीजिए कि कोई इथेन है तो 2 ही कार्बन है, तो हाइड्रोजन आपके ऐसे कुछ होंगे, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि आपको लीस्ट स्टेबल बतानी है। तो ये वाली जो फॉर्म होती है, दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म, ये आपकी स्टैगर्ड होती है। एंड ये वाली जो होती है आपकी, इसे कहते हैं एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड में आप देख सकते हो कि सब अपोजिट है, इंटरेक्शंस नहीं होने वाली है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। ये तो कंफर्म है कि स्टैगर्ड वाली क्या है, मोस्ट स्टेबल, यानी इसकी तो एनर्जी भी कम होगी। और अगर आप एंगल्स पे देखोगे, हर हाइड्रोजन के बीच में नियर अबाउट 180 डिग्री का एंगल है। तो ये तो कंफर्म हो गया हमारे पास, अगर हर हाइड्रोजन एटम के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन तो नहीं है। ओके, तो अब हम कैसे चेकआउट करेंगे, अब हम चेकआउट करेंगे कि क्या यहाँ 60 डिग्री है। तो आपको इनके बीच का एंगल चेकआउट करना है। बेसिकली आप यहाँ पर एंगल चेकआउट करेंगे। ठीक है, अच्छा इस चीज को ना मैं ऐसे भी कंसिडर कर सकती हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की ना चेंज करती हूँ। सपोज मैंने ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन को मैंने हाईलाइट कर दिया, तो मैं इनको स्टडी कर रही हूँ। अभी ये ब्लैक वाला यहाँ पर है और अभी ये ब्लैक वाला यहाँ पर है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया 180। अच्छा मैं और कैसे स्ट्रक्चर बना सकती हूँ उसका, मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकती हूँ। मैं इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकती हूँ कि मेरे पास जो हाइड्रोजन एटम है, हाँ बनेगा तो ऐसे, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये बना दिया इसका ऐसे ऐसे ऐसे। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे 60 डिग्री देखना है कि 60 डिग्री कैसे होगा। तो मेरा हाइड्रोजन एटम ब्लैक वाला यहाँ है, ब्लैक वाला यहाँ, तो ये 60 डिग्री होता है और बाकी सारे रेड वाले है। तो ये भी स्टैगर्ड फॉर्म में, कोई शक की बात नहीं है। बट ये कौन सी स्टैगर्ड फॉर्म है, 60 डिग्री वाली। ये देखिए ये 60 डिग्री है। ओके, इसी तरह अगर मैं 120 डिग्री की बात करूं तो 120 डिग्री को कैसे बनाएंगे, आइए जरा 120 डिग्री का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो 120 डिग्री का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 120 डिग्री के स्ट्रक्चर में यहाँ पे और ऐसे, मतलब इतना अच्छे से बना नहीं पाई मैं। तो मेरा जो हाइड्रोजन एटम होगा ना, अपना जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पर होगा ब्लैक वाला, और हाइड्रोजन एटम यहाँ, ये 120 डिग्री होता है। ये क्या है 120 डिग्री। अब इनके अंदर बाकी जगह पर हाइड्रोजन है। ये वाला मैंने बनाया फॉर द 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का है, ये आपका 180 डिग्री का है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का है और ये आपका 120 डिग्री का है। तो मुझे बताना है कि सबसे अनस्टेबल कौन है। एक्चुअल में यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन के बीच में 0 डिग्री एंगल है और सबसे अनस्टेबल फॉर्म इसकी 0 डिग्री वाली होगी, क्योंकि बाकी सब में ये इससे दूर है। इवन 60 डिग्री भी दूर ही होगा, और वैसे भी ये तो स्टैगर्ड है तो ये स्टेबल ही होता है। स्टैगर्ड वाली तो स्टेबल होती है, तो ये तो वैसे ही नहीं आंसर आएंगे। स्टैगर्ड वाली स्टेबल होती है, ये आंसर आएंगे नहीं। आंसर आ सकता था 0 डिग्री या 120। 120 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इंटरेक्शन बहुत दूर होता है, मतलब बहुत ही रेयर रिपल्शन टाइप क्रिएट होगा। सो दैट्स वाई जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ओनली ए ऑप्शन होगा, 0 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें उसने कहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3CH2CO नेगेटिव Na प्लस NaOH प्लस, यहाँ पर उसने कहा है कि आपके पास CH3CH3 यानी क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। ठीक है, और कहता है कि सोडियम आपका कार्बोनेट बना है, तो बताओ कि इसमें कंसिडरेशन में कि आपके पास यहाँ कौन सा रिएजेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका कौन सा रिएजेंट होगा, देखो डायबल H नहीं होगा, B2H6 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रेड फॉस्फोरस तो फिर रिडक्शन ही हो जाने वाली है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर होगा, बिल्कुल यहाँ पर क्विक लाइम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा आपका CaO। तो ये रिएजेंट का क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्विक लाइम क्या करने वाला है, क्विक लाइम यहाँ पर क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसे रिप्लेस करेगा, यानी कि यहाँ से जो
ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि मेरे पास क्या बन जाए, Na2CO3 बन जाए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मतलब इसमें तो आपको सिंपली रिएजेंट अगर आपको पता है कि अगर CH3CH2 मतलब आपके पास जो एसिटेट सोडियम एसिटेटो है, एसिटेटो तो नहीं है, प्रोपेनेटो है, दिस इज द सोडियम प्रोपेनेटो, और आप उसे इथेन बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड विद NaOH एंड हीट। तो रिएक्शन का नेम था। अब इसमें आते हैं कि बताना है कि कौन सा एल्केन कैन नॉट बी मेड द गुड यील्ड ऑफ द वुड्स रिएक्शन। आपको सभी को पता होगा कि वुड्स रिएक्शन को हम कुछ ऐसे ही लिखते हैं। तो ये एल्केन बनता है। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है बढ़िया वाला नहीं बनने वाला। देखिए इसने कहा एनहेक्सेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। देखिए यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट आता है कि वुड्स जो रिएक्शन थी अपनी वो सिमेट्रिकल के लिए जानी जाती थी। सिमेट्रिकल के लिए मतलब अगर आपके पास सिमेट्रिकल एटम है तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होती है। यानी कि अगर यहाँ 2 कार्बन एटम है तो यहाँ पर भी 2 ही कार्बन एटम होंगे। देखिए हेक्सेन इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, तो वो बन जाएगा। उसने कहा कि कैन बी मेड द गुड डील ऑफ। अब हेक्सेन के लिए तो आप क्या कर सकते हो, 3 कार्बन ले सकते हो, ब्यूटेन के लिए भी आप ऐसा ले सकते हो, ब्यूटेन के लिए, बट हेप्टेन कैसे बनाओगे। हेप्टेन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हेप्टेन में बना ही सकते हैं। मुझे क्या पता इधर मुझे 3 कार्बन लेने हैं या उधर 4 कार्बन लेने हैं। हेप्टेन तो 3 और 4 से बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि जो वुड्स रिएक्शन होती है वो सिर्फ सिमेट्रिकल के ऊपर काम करने वाली है। ओके नेक्स्ट, द एल्केन दैट गिव ओनली द वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन द क्लोरीनेशन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज्ड सनलाइट। कहता है आपको कौन सा द एल्केन दैट गिव ओनली द वन मोनो, एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा और वो भी क्लोरीनेशन। तो ये तो अपनी वही वाली रिएक्शन होगी, बट इसमें क्या है कि सिर्फ एक मिलेगा। आपकी जो क्लोरीनेशन रिएक्शन होती थी वो चलती रहती थी, बार बार उसके स्टेप चलते रहते थे जब जितने उसके पास हाइड्रोजन एटम होते थे, जितने हाइड्रोजन एटम होते थे। अब मान लीजिए कि 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसके पास हाइड्रोजन एटम है तो ये भी चलेगा, बट अगर मैं नियोपेंटेन की बात करूँ ना तो नियोपेंटेन के अंदर हाइड्रोजन ही नहीं होंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर ऑफ द नियोपेंटेन। कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हो नियोपेंटेन का। अब इसके अंदर आप देखिए इसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। जब हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट बना कर देगा, एक को रिमूव कर देगा बस। अदरवाइज तो इनके पास हाइड्रोजन एटम होता है तो ये काम चलता रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ द इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखिए बॉन्ड एंगल चेंज होता है बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत है। द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ विल बी चेंज। बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में क्या है, दोनों चेंज नहीं होते, दोनों के दोनों सेम रहते हैं। जब आप कन्फर्मर्स इथेन के बना रहे थे जिसे हम स्टैगर्ड कहते हैं या जिसे हम एक्लिप्स्ड कहते हैं, तो उनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है हमारा और जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम रहती है। बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, नहीं ये भी गलत है। इसके अंदर एक ही चीज होती है कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपकी क्या रहती है, सेम ही रहती है। नेक्स्ट में उसने कहा कि आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन का सबसे, देखो जहां पर इंटरेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है CH3 में, यहाँ पर भी इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है बट फिर भी अलग हो गया, मतलब कंपैरेटिवली टू बी द, आपको पता ही है कि स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। आप सभी को पता है कि स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। दिस इज द स्टैगर्ड एंड दिस इज योर एक्लिप्स्ड। तो बेसिकली विन कौन करती है, स्टैगर्ड फॉर्म करती है, तो बेस का ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जो इंट्रैक्शन होती है 1,3-ब्यूटे या फिर आप गोशे इंट्रैक्शन भी बोल सकते हो। कहता है लिक्विड हाइड्रोकार्बन है जिसे आप कन्वर्ट कर रहे हो विद अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस हाइड्रोकार्बन बाय बाय। मेरे पास लिक्विड हाइड्रोकार्बन रखा हुआ है, कैन बी कन्वर्टेड टू द मिक्सचर ऑफ, मैं इसको गैसेस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, क्रैकिंग, ऑब्वियसली क्रैकिंग करना पड़ेगा अगर मैं इसे गैसेस हाइड्रोकार्बन में बनाना चाहती हूँ। ठीक है, फ्यूल की तरह जिसे हम यूज करते हैं, जैसे फ्यूल होता है। Which of the following conformers for the इथाइलिन ग्लाइकोल is the most stable? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कन्फर्मर आपका इथाइलिन ग्लाइकोल मोस्ट स्टेबल है। इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए आपको बताना है। तो अगेन आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे इंटरेक्शन का, बट स्टिल यहाँ पर ये मत लगा दीजिएगा कि हमेशा स्टैगर्ड होता है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये गलत है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हो जाती है इंटरेक्शन H बॉन्डिंग वाली। इस केस में H बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होने वाली है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इसकी H बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होने वाली है, इनमें नहीं होने वाली H बॉन्डिंग, इसमें भी नहीं होगी H बॉन्डिंग, इसमें भी नहीं होगी, सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग ये शो करेगा। इसी की वजह से यहाँ पर ये वाला जो है इथाइलिन ग्लाइकोल सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर प्रेजेंट होता है।
ठीक है तो ये भी स्टैगर्ड है, कंफर्मली है तो ये भी स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड की दो फॉर्म थी यहाँ पे, एक्चुअल में ये भी स्टैगर्ड था और ये भी स्टैगर्ड था, बट विन डी ऑप्शन करेगा, जो विन ऑप्शन कर रहा है वो आपका डी ऑप्शन करेगा, ये वाला स्टैगर्ड। और इसका रीजन कि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पे कम नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग बनेगी। और ये तो एक्लिप्स थे इसलिए हमने कट कर दिया, ये तो एक्लिप्स थे हमने कट कर दिया। इस क्वेश्चन में कहता है कि डाइहेड्रल एंगल बताओ स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ द इथेन। तो स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन का डाइहेड्रल एंगल बताना है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ये कि जो हमारा इथेन का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है, स्टैगर्ड फॉर्म ऐसी होती है। अब डाइहेड्रल एंगल बताने के लिए उसने कहा कि आपका कितना एंगल होगा, तो बेसिकली मेरे पास ऐसे कुछ होता है। अब मैं अगर यहाँ, क्योंकि ना आप इसे 180 नहीं कह सकते, 180 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सारे हाइड्रोजन एटम है, तो मैक्सिमम जो एंगल आप ये देख रहे हो ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये सारे ही हाइड्रोजन एटम है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। तो जो स्टैगर्ड फॉर्म का एंगल होगा वो आपका सी यानी कि 60 डिग्री करेक्ट ऑप्शन होगा। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एनब्यूटेन। एनब्यूटेन की सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? एनब्यूटेन की सबसे ज्यादा स्टैगर्ड होती है, और जिसमें आप स्ट्रक्चर ये वाला बनाते हो। यहाँ पर आपका CH3 रहता है, यहाँ पर आपका CH3 रहता है, हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो स्टैगर्ड जो फॉर्म होगी इसकी वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म होगी। ओके, सो एन एल्कीन ए ऑन अ रिएक्शन विद ओजोन। ओके, आपके पास कोई भी एल्कीन है, मान लो ए है, वो ओजोन के साथ रिएक्शन कर रही है, मतलब इसे आप कह सकते हो कि जिंक H2O, यानी कि यहाँ पर ओजोनोलिसिस हो रहा है। तो रिएजेंट को देखकर ही आपको याद आना चाहिए दिस इज द ओजोनोलिसिस हो रही है, कि आपको प्रोपेनन मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा इक्वल मोलर रेशियो में। एडिशन ऑफ द HCl टू द एल्कीन A एंड गिव द B इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आपको B बताना है। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पर A एल्कीन है कौन सी, जो आपको प्रोपेनन दे रही है और आपको इथेनॉल दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपका, उसके बाद उसने ना उसमें HCl डाल दिया। तो HCl का तो आपको पता है कि एक तरफ H जाएगा एक तरफ HCl, मार्कोनिव रूल लगेगा, और मार्कोनिव रूल से आप लगा देंगे अपना आंसर। तो इसमें जो आपका मतलब देखो, आपका प्रोपेनन है, ठीक है, और आपका इथेनॉल है। तो प्रोपेनन के लिए ये तो कंफर्म है कि प्रोपेनन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ओके। और जो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यानी सबसे पहले आप देखिए कि आपका ए होगा क्या, मतलब जो आपकी एल्कीन है वो कैसी, किस तरह की एल्कीन होगी, ठीक है। पहले तो मुझे अपनी एल्कीन को ही जानना है कि मेरी जो एल्कीन है वो किस टाइप की एल्कीन होगी। तो बेसिकली इसको मैं ऐसा बना सकती हूँ ना, ऐसे करके, कि यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, मेरा ये हो गया 1 2 3 CH2 CH3, ऐसे कुछ हो सकता है। इस तरह से मेरा A होगा, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ बनाया, मैंने अपने इन दोनों जो प्रोडक्ट को देखकर ये वाला अपना रिएक्टेंट बना दिया। अब वो कहता है कि मैंने इसमें HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। आपको पता है कि निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ ना। उसने क्या कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है यानी Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, ऑब्वियसली वो कार्बन पर है। और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये आपके, इसको ना कम करो, मैंने ज्यादा हाइड्रोजन बना दिए, वही तो कम करना था, ये ठीक कर देना, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो ये बनेगा CH3 CH3, देखिए CH3 CH3, कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन, CH2 CH3। तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो ये जानना था, क्योंकि आप तभी मेजर प्रोडक्ट भी बता सकते हो जब आपका HCl रिएक्ट करेगा। तो HCl के लिए तो मार्कोनिव लगेगा, बट HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा ये भी तो जानना था ना। तो इसको जानने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। 12th क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपको मोस्ट स्टेबल रिएजेंट बताना है इस कन्वर्जन के लिए। देखो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका एल्काइन है, एल्काइन से सिस बनाया, ट्रांस नहीं बनाया। अगर सिस बनता है तो आप कौन सा रिएजेंट डालते हो, आप डालोगे हाइड्रोजन, पैलेडियम, कार्बन, क्विनिलीन। ये जो आपका रिएजेंट है याद रखिएगा ये सिस बनाता है। अगर मुझे ट्रांस बनाना होता तो मैं दूसरा रिएजेंट यूज करती, जिसे आप लिंडर्स कैटलिस्ट कहते हो, जो आपका पैलेडियम, जो आपका BSO4 वाला होता है, बैरियम सल्फेट वाला। In the reaction with the HCl, an alkene react in accordance with the Marconi rule to give the product that one। तो आपको इसमें पॉसिबल एल्कीन बतानी है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और मार्कोनिव लगेगा। अब मेरे को पता है कि HCl है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है, जहां पे क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो कि मैं नेगेटिव पार्ट को अटैक कराना और मुझे 1 क्लोरो वैसे चाहिए और 1 पे मिथाइल भी चाहिए, यानी कि इसी कार्बन पर, इस कार्बन पर होगा, बिल्कुल होगा जी, इसी कार्बन पर क्लोरीन अटैक करेगा।
पर जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ना ये भी बात सेम है, ये क्लोरीन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोसिन इन दोनों से मिलेगा, मुझे ए और बी दोनों से मिलेगा। सो इसका आंसर होगा ना वो सी ऑप्शन होगा, ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन। अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करती हूँ, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वाटर। अगर मैं ऐसे पानी को रिमूव करती हूँ तो मेरे इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। हाँ, आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा। तो देखिए अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो ना, तो मेरे को एक बात समझ नहीं है यहाँ पे। आप नॉर्मली कार्बन देखो, डिहाइड्रेशन में पानी खत्म हो रहा है यानी H2O, बट कार्बन काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके पास 11 कार्बन है। क्वेश्चन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही बड़े ध्यान से देखने का था कि क्वेश्चन में 10 कार्बन है और आंसर में 11 कार्बन, कौन सा हमने कार्बन का एडिशन करा दिया। तो इसमें ना जो ऑप्शन है वो पहला ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जिबिट द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। कौन सा है जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? ब्यूटेनॉल देगा, ब्यूटेनॉल देगा, ट्यूब्यूटेन या 2 ब्यूटीन देगा। तो बेसिकली ब्यूटीन ही देगा, वो तो आपको पता ही है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, यहाँ पर आप CH3 रखते हो, यहाँ पर आप CH3 रखते हो, यहाँ पर आप हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये तो हो गया इसका ट्रांसफॉर्म, दिस इज द ट्रांसफॉर्म। अगर सिस बनाना है तो आप सिस के लिए भी ऐसा ही कुछ करोगे। बाकियों में तो होगा ही नहीं स्ट्रक्चर, बाकियों में पॉसिबल ही नहीं बन पाएगा, मतलब एग्जिबिट नहीं कर पाएगा। दोनों करता तो ब्यूटाइन के अंदर भी है, बट ये वाला नहीं कर पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलता है वो एल्कीन में मिलते हैं, एल्काइन में नहीं मिलते हैं। तो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें उसने कहा है कि आपके पास यहाँ बताना है कि ए जो बनेगा क्या बनेगा, मतलब मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो बेसिकली Br यहाँ जाएगा, H आपका यहाँ जाएगा। तो CH3 CH CH3 ऐसा ही बनेगा कुछ। उसके बाद यहाँ पर आपका Br आ जाएगा, बस यहाँ पर आपका Br आ जाएगा। एक्चुअल में अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये कार्बोकेटायन बनेगा। हाँ, इसमें ना एक पॉइंट है, इस वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। इसमें पॉइंट ये है कि अगर मैंने यहाँ पे अपना बॉन्ड ब्रेक किया, मतलब इसको ऐसे शिफ्टिंग कराई है, बेसिकली मैंने इसके ऐसे शिफ्टिंग कराई, तो इसके पास निगेटिव है और इसके पास कार्बोकेटायन है। पर मेरे को पता है कि कार्बोकेटायन यहाँ पर एक और पॉसिबल है, एक पॉसिबल और है यहाँ पे कार्बोकेटायन। वो कौन सा पॉसिबल है? अगर मैंने इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास बन जाएगा CH3। आपको भी पता है कि जो आपका टर्शियरी डिग्री का कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखिए ऐसा कुछ, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 नेगेटिव है। अब मेरे पास H प्लस है और मेरे पास Br नेगेटिव है। अब ये Br नेगेटिव यहाँ पे और H प्लस यहाँ पे, तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 में इसने कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन रिएक्ट फास्टर अंडर द हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कौन सी एल्कीन जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेगी? तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी सिस एल्कीन होगी वो जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेगी। ये तो कुछ नहीं होता, ये इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये तो गलत ही स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो ये आपका रिएक्शन जल्दी होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में कहा है कि रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। तो प्रोपीन होती है मेरे पास CH3, CH होता है, डबल बॉन्ड होता है, CH2 होता है, HBr है। मार्कोनिम नहीं लगेगा क्योंकि पेरोक्साइड दे दिया। तो पेरोक्साइड में क्या होगा कि ये नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, नहीं 3 ब्रोमोप्रोपेन, 3 पे थोड़ी होगा, 1 पे ब्रोमो है, एलाइल ब्रोमाइड भी नहीं है। डी इज द राइट ऑप्शन, ये बन जाएगा आपका N प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऑन द रिएक्शन विद NiO4 यानी NaIO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो बेसिकली देखो KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। CH3
CH हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया। अब आप इसमें क्या डाल रहे हो, NaIO4, और आप इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो बेसिकली ये करता क्या है, NiO4 भी आपको ऑक्सीडेशन करने वाला है, बट कैसे करेगा, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये जो NiO4 होता है ये ऑक्सीडेशन करता है। कैसे करता है, ऑक्सीजन ले आता है, मतलब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना जैसे, तो इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, उसके बाद KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो यहाँ पर जो बनी है ना ऑक्सीडेशन में, वो क्या बन रहा है, वो आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बन रहा है, यानी ये तो प्रोपेन बनेगा, बट इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा CH3 CH3, अच्छा ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, COH हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन में, तो इसका तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, कि अगर आपको प्रोपीन को प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपीन यानी कि अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये मुझे जो कन्वर्ट करना है वो प्रोपेनॉल बनाना है, यानी कि CH3 CH2, और यहाँ पर भी मेरा CH2OH, मुझे ये बनाना है, तो मैं क्या इसके अंदर करूँ, तो बेसिकली करना तो एडिशन ही है। किसका एडिशन करेंगे हम यहाँ पे, हम करेंगे B2H6 का। हम यहाँ पर B2H6 का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, परऑक्साइड इफेक्ट लग जाए। B2H6 OH नेगेटिव ये क्या करेगा, H प्लस और OH देगा, तो OH नेगेटिव जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस बार कहाँ करेगा, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। क्यों, क्योंकि परोक्साइड पे चाहिए, तो मुझे इधर ही OH चाहिए था ना, बाकी सब ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये अकेला होगा जो इधर रिएक्शन करेगा, या फिर आप इसे सिन या एंटी से भी कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मैंने बताया नहीं, इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 ब्यूटीन जो होती है वो शो करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका रीजन क्या है। जो 2 ब्यूटीन होती है वो इसीलिए करती है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में आप फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, सिंगल बॉन्ड में तो आप कर सकते हो ना, सिंगल बॉन्ड में तो आप रोटेशन कर सकते हो, हाँ सिंगल बॉन्ड में रोटेशन कर सकते हैं, बट भाई ब्यूटीन के अंदर तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड वाला आंसर कैसे आएगा, कायरल कार्बन होने की वजह से नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं, कायरल कार्बन नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 ब्यूटीन के अंदर आपका डबल बॉन्ड जो होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो आप उसे रोटेट नहीं कर सकते, जब आप उसे रोटेट नहीं कर सकते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि आपको बताना है कि द रिएक्शन यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम बताना है, सॉरी इस रिएक्शन का नाम बताना है। तो बेसिकली कौन सा टाइप की रिएक्शन है, ऑब्वियसली Br नेगेटिव अटैक करा तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की इस तरह से रिएक्शन करेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो डायपोलमेंट, आपको जीरो डायपोलमेंट बताना है। तो बेसिकली जीरो डायपोलमेंट देखो 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन, ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटीन, बट चांस ही नहीं है कि जीरो डायपोलमेंट है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन में भी नहीं होगा। सिस और ट्रांस ब्यूटीन बना के देख लेते हैं, ये तो ट्रांस होगी, और सिस वाली भी बनाकर देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे ना, आप देखो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, इसमें अपोजिट यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ पर जीरो डायपोलमेंट शो करेगा वो ये जीरो डायपोलमेंट शो करेगा, क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्रांस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आएगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनी एडिशन ऑफ द HBr, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनी विद द HBr, एंटी मार्कोनी लगेगा ही नहीं जिसके ऊपर HBr पे, तो पेंटुइन के अंदर, ब्यूटवनिन के अंदर, प्रोपीन या ब्यूटवनिन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्यूटीन के अंदर लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप कहाँ से करोगे, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल काम हो जाएगा, ये एक सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप नहीं लगा पाएंगे, सिमेट्रिकल में नहीं लग पाएगा, अनसिमेट्रिकल में लगेगा। 25th क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रोडक्ट द इंटरमीडिएट आपको बताना है और प्रोडक्ट भी आपको बताना है इस रिएक्शन का। तो देखो आप H2O, H2SO4, HgSO4 यहाँ पे डाल रहे हो, तो ये रिएक्शन में क्या क्या बनने वाला है। बेसिकली आप जब यहाँ पर ये रिएक्शन स्टार्ट करते हो, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एज यूजुअल ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपको भी पता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, जहां पे कम नंबर, यानी OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 हो गया। तो ये देखो ये भी है, ये नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट का मतलब कैसे बनाया जाएगा, इंटरमीडिएट के बाद उसने कहा कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहता है SO4 आ जाएगा, नहीं नहीं SO4 नहीं आ सकता, इसमें नो चांस ही नहीं SO4 आने के। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दोबारा से ये रिएक्शन होगा और ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन करके इसको कीटोन में, क्योंकि जो मेरा अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और वो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ही क्या होता है कि कीटोन बना दो। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो मैं उसको एल्डिहाइड बना देती,
बट सेकेंडरी अल्कोहल बना ना मेरे पास, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है। या आप इसे इनॉल फॉर्म भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप इसके बाद टोटोमेरिज्म कराना है वैसे तो, यहां से लेकर यहाँ तक ना टोटोमेरिज्म हुआ है। टोटोमेरिज्म कैसे, देखो ये जो आपकी बनी है ये ओल, ये इन, ये इनोल बन गया। इनोल का टोटोमेरिज्म करते हो तो कीटो ही तो बनती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ए भी नहीं होगा। जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि इन द रिएक्शन आपको बताना है कि सोडियम NH2 ये रिएक्शन है, तो आपको बताना है क्या बनेगा। तो बेसिकली देखो, जब आप NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालोगे ना, तो आपके पास पहले क्या बनेगा, आपके पास ब्यूटाइन बन जाएगी। एक्स और वाई आपको बताना है, CH3 CH2 Br भी डालना है। फिर दोबारा से आप इसके अंदर, एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये 2 कार्बन है। आप इस रिएक्शन को करोगे तो ये 2 कार्बन का एडिशन करेंगे तो 4 कार्बन हो गए। फिर उस 4 कार्बन के अंदर दोबारा से 2 कार्बन करोगे तो 6 बन जाएगा। ओके ओके ओके, पोजीशन मैटर करेगी। तो पहले तो 1 पे बनेगा, यानी ये तो होंगी नहीं, ये ऑप्शन तो होंगी नहीं, पहले 1 पे बनेगा। तो आपके पास 1 पे बन गया। अब बी और सी में से एक ऑप्शन आएगा, वो कहता है कि 2 पे एक्साइन बनेगा 3 पे। अब ये तो देखो आपका सी ही बनेगा इसका आंसर, सी आंसर बनेगा। बनाकर देख लेते हैं। आप CH3 CH2 का एडिशन कर रहे हो, पहले तो इसने क्या करना है, इसको ब्रेक, ये हो गया आपका CH3 CH2 Br। तो मैं इसको लिख देती हूँ डायरेक्टली, मैं इसको बना देती हूँ ना, मेरे पास ऐसे बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, हाँ ये बन गया। फिर दोबारा से आप एडिशन करोगे, अब दोबारा से एडिशन करोगे वो आप इधर से एडिशन कर दोगे इस साइड से, तो आपका सेंटर में बनेगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कहते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन आपको बताना है कि आपके पास पी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो H2SO4 HgSO4 ये प्रोडक्ट आपको बताना है कैसा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जो नहीं देगा, वो पूछ रहा है कि इनमें से क्या नहीं देगा वो। देखो जब आप इसे ब्रेक डाउन करोगे, यहाँ पर आपका जो H2SO4 है, जब आप इसे ब्रेक डाउन कर रहे हो तो आपके पास वो H+ आयन लग जाएगा। तो टॉलिन्स रिएजेंट मिलने के चांस है, क्योंकि मेरे को एल्डेहाइड भी मिल सकता है। एल्डेहाइड मिल जाएगा मुझे तो टॉलिन्स भी देगा वो। ठीक है, आइडोफॉर्म भी करेगा। विक्टर मेयर टेस्ट नहीं पॉसिबल होगा यहाँ पे, इसका सी ऑप्शन होगा। ब्रेडी रिएजेंट टेस्ट भी पॉसिबल कर देगा वो। ठीक है, तो आपके पास जो टेस्ट पॉसिबल नहीं होगा वो आपका विक्टर मेयर टेस्ट नहीं होगा। तो टेस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना कि कौन सा टेस्ट क्या करता है। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट पॉसिबल नहीं होगा। कहता है एसिटिलिनिक हाइड्रोजन आर द एसिडिक बिकॉज, इसमें आपको बताना है जो एसिटिलिनिक हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन इन द एसिटिल इज नियर टू द कार्बन विच इज अ 50% ऑफ एस कैरेक्टर। और ये तो आपको भी पता है कि कोई चीज एसिडिक कब होती है, कोई चीज एसिडिक तब होती है जब उसके पास मोर माइनस आई होता है। और माइनस आई के लिए क्या होता है, माइनस आई के लिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हलाइड कंपोनेंट ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। आपको बताना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए कौन सा आपका हलाइड हम यूज कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोइथेन, ब्रोमो, आइसोप्रोपाइल। एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट के लिए आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आप यहाँ पे यूज करेंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन द एरोमेटिक में कौन कौन से है और सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन है। देखो मेटा पोजीशन पे ना ये आपका इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, सॉरी गलत हो गया, ये पैरा बोल दो आप इसे, दिस इज द पैरा पोजीशन, दिस इज द ऑर्थो एंड दिस इज द मेटा। मेटा पोजीशन पे सिर्फ मेरा इंडक्टिव इफेक्ट एक्टिवेट होता है, बाकी तो सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसने क्या कहा है कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आपका मेटा डायरेक्टिंग पे मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अगर आप देखोगे तो आप NO2 का लगा कर देखते हो, NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को विड्रो ग्रुप करने जाते हो ना, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आती ही नहीं है मेटा पे। बाकी सब में तो फिर भी आ जाएगी, इसमें नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आता है कि द रिएक्शन ऑफ द टॉलिन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द फेरिक क्लोराइड गिव द रिएक्शन एक्स। मतलब टॉलिन है, ये टॉलिन है विद द क्लोरीन और किसकी प्रेजेंस में, FeCl3। बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। एक्स इज इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट गिव द वाई
एंड एक्स एंड वाई आपको बताना है। बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है ये। आपको क्या देगा, जब आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो या फिर पैरा, मतलब ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये CH3 चलेगा, या तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा या फिर आपके पैरा पे क्लोरीन आ जाएगा, या फिर आपके यहाँ क्लोरीन। बट उसने कहा कि उसके बाद आप इसको लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो यानी कि इसके बाद आप क्लोरीनेशन कराओगे। अगर आप दोबारा से रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, तो ये क्लोरीनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन क्या करेगा, जहां पर भी पोजिशन है वो क्या कर देगा, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन बना देगा, यानी कि वो क्या करेगा, क्लोरीनेशन कर देगा। यहाँ पे भी क्लोरीन लगा देगा, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे CH3, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड एनालिन, फर्स्ट बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। तो आपको रिएक्टिविटी बताना है। एनालिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन है आपके पास, नाइट्रोबेंजीन है। आप इनका नेचर देख लीजिए। आपको पता है कि नाइट्रो वाला जो होता है ये अपना विड्रो ग्रुप करता है। इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, NH2 को होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये ज्यादा डोनेशन करेगा और ये तो विड्रो कर रहा है, ये तो विड्रो कर रहा है, -M कर रहा है, ये +M लगा रहा है, तो +M वाला ज्यादा होगा। इस पे तो कुछ भी नहीं है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। 33 में इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बता रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कैसे बताएंगे अगेन। अब देखो यहाँ पर CH3 है, OCH3 है, CFA3 है, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, जो आपके पास यहाँ पर डोनेशन करेगा। तो देखो ये डोनेशन कर रहा है +M से, बिल्कुल सही बात है। ये तो विड्रॉ कर रहा है, ये तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, यानी कि माइनस इफेक्ट लगा रहा है, -I बोल लो आप इसे। CH3 है, ये भी डोनेशन करता है, ये +I से देगा, ये न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली पहले क्या आएगा, पहले आपका +M आता है, फिर आपका +I आ जाएगा, फिर आपका न्यूट्रल आ जाएगा, न्यूट्रल के बाद आपका -I। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ द क्लोरीनेशन ऑफ द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। आपका जो इलेक्ट्रोफाइल में एक्चुअल में क्या होता है कि FeCl3 होता है और आप Cl2 ऐड करते हो, तो ये ऐसी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, आपके पास यहाँ क्या बन जाता है, FeCl4 नेगेटिव, और ये क्लोरीन अलग हो जाता है, तो ये वाला जो होगा ना ये Cl पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसको ऊपर लेगा, मतलब इसका ऐसे कर दो कि ये क्लोरीन इसके पास जाकर Cl4 नेगेटिव बनाएगा और ये क्लोरीन पॉजिटिव बन जाता है। द रिएक्टिव स्पीशीज इन द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन, कौन सी स्पीशीज, एक्चुअली नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन में आप लगाते क्या हो, NO2+ को तो लगाते हो। नाइट्रेशन में आप HNO3 डालते हो, आप H2SO4 डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द 3:1, तो आपके पास यहाँ आपका जो ग्रुप लगता है वो NO2 लगता है। तो कैसा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रोफिलिक वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक है ना, देखने से ही पता चल रहा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल क्वेश्चन विल बी डन। थैंक्स।